कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं मिथुन राशि के ऊपर। जो जुलाई का जो महीना है वह क्या प्रभाव रहेगा। प्रार्थना रहेगी, पहले इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। यह बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए आपको कि आपकी जो राशि है वह चंद्र राशि ही मिथुन होनी चाहिए। यानी कहने का यह प्रयास करा जा रहा है कि बोलते नाम से कोई भी राशि काउंट नहीं करी जाती है स्कैनिंग में, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब चंद्र राशि क्या हुई है? चंद्र राशि वही हुई है कि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है तो ही केवल आपकी राशि मिथुन मानी जाएगी। इसके पश्चात कोई भी आप नाम रख लीजिए, भले ही किसी भी प्रकार से आप उसको किसी भी राशि से जोड़ लीजिए, राशिफल से जोड़ लीजिए, तो वह आपकी राशि काउंट ही नहीं होती है। इसके पश्चात इस नियम को समझिएगा कि अगर आपको यह क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरी चंद्र राशि मिथुन है, तो इस पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने भी चंद्र राशि मिथुन के जातक हैं, जो भी गोचरीय प्रभाव है वह उन सभी से भाग कर दिया जाएगा। इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे कि पूरे नगर में बारिश जो हो रही है, तो अगर बारिश बताई गई है तो वह केवल नगर के आधार पे बताई गई है, तो वहाँ पर रहने वाले जितने जातक हैं उन सभी को उसका जो फल है समान रूप से प्रदान किया जाएगा। अब उसके लिए वह निजता पे आधारित होगा, यानी निजी कुंडली पर आधारित होगा कि गोचरीय प्रभाव किस प्रकार से अपना असर दिखा पाएगा। यानी कि जब तक निजी कुंडली की स्कैनिंग नहीं हो पाती है तब तक कोई भी प्रभाव स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता है। प्रार्थना रहेगी, क्योंकि ये पता नहीं किस प्रकार के मार्ग चल गए हैं कि आप राशि के जो वर्ण हैं उस हिसाब से नाम रख लेते हो, यानी कि आपका नाम जो मर्जी हो और उसको अगर आप बदल भी लेते हो, या ऐसी संज्ञा दी जाती है कि जो प्रचलन में ज़्यादा नाम होगा तो राशि के जो गोचरीय प्रभाव है वह आपके ऊपर पड़ने लग जाएंगे। इस आधार पे तो ये एक प्रकार का खेल हो गया कि जब चाहे नाम बदल लो, पहले से यह पता कर लो कि गोचरीय प्रभाव के हिसाब से कौन सी राशि जो है ज़्यादा फ़ायदा देगी, तो उस हिसाब से आप नाम रख लीजिए। तो ये सिद्धांती नहीं है बिल्कुल भी। तो प्रार्थना रहेगी इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब इसको समझिएगा, मिथुन राशि को केवल चंद्र राशि के लिए प्रार्थना करी गई है। यहाँ पर जो मूल प्रभाव जुलाई महीने में रहेगा, जो भी जातक ऐसे हैं जो अब इतना जीवन व्यतीत कर चुके हैं और उनको यह बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि आपकी वाणी का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सामने वाले के ऊपर, एक पूर्ण समाज पर। और अगर नहीं तो यह महीना आपको बहुत ज़्यादा विवश कर देगा कि बहुत सारे कार्य केवल मीठी वाणी का प्रयोग करके सिद्ध किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो गोचरी व्यवस्था है वह आपको विवश कर देगी इस प्रकार का सबक जो है सीखने के लिए। और अगर इस नियम को हमेशा जो है आप नोट कर लेते हो, गांठें बना लेते हो इसकी, और इस पर चलना प्रारंभ कर देते हो, तो आजीवन आप सफलता ही देखोगे। अब समझिएगा इसको। यहाँ शुरुआत करेंगे जो आपका जो नवम भाव है, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर शनिदेव विराजे हुए हैं और वी का साइन है, यानी वक्री हैं, और ये 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। अब जैसे ही वक्री होते हैं, स्कैनिंग में इनके पास 12वीं दृष्टि भी आ जाती है केवल स्कैनिंग के अनुभव में। तो भविष्य में बहुत सारी जो उपलब्धियां जो आपने हासिल करनी है, शनिदेव उसके जो बीज हैं वह 15 नवंबर तक ऐसी स्थितियां, मानसिक स्थितियां, क्योंकि चंद्र राशि है इसका प्रभाव केवल मानसिक रूप से पड़ता है, और उस पर जो रिएक्शन आप करते हो फिर ही कोई जो फल है वो साकार रूप में आपके सामने आ पाता है। तो उसके जो बीज हैं उनको जो है बनाने का प्रयास कर देंगे। और यह भी संभव रहेगा कि जो लाभ आप देखना चाह रहे हो वह बहुत ज़्यादा नहीं देख पाओ, लेकिन हाँ इस बात की संतुष्टि जरूर रहेगी कि हाँ मुझे बिल्कुल जो है ऐसा जो समय जो रुक सा गया था वह चलता हुआ दिखना शुरू हो चुका है, और शनै शनै ये आगे जाकर बहुत बड़ी एक इमारत बन जाएगा और हम सभी को सुख प्रदान करेगा।
उसके पश्चात आप आइए दशम भाव पर, जो 12 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ राहु विराजे हुए हैं। तो एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रयास जो अभी तक तो था कि कार्य क्षेत्र सिद्ध नहीं हो पा रहा है, और जो जातक जो है विदेश जाना चाहते हैं और कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, किसी प्रकार से एम्बेसी से कोई रिपोर्ट ऐसी फाइल हो जाती है, या कुछ दुविधा हो जाती है, या कुछ तैयारी हो जाती हैं। मान लीजिए जो बच्चे पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, जहाँ वो एडमिशन लेना चाहते हैं विदेश में जाके, वहाँ से संबंधित कोई क्लरिकल जो है कुछ कठिनाइयाँ आ जाती हैं, तो वह दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब तक वक्री बने रहेंगे तब तक जो है, जो राहु जो एक प्रकार से उछल कूद मचा रहे थे और मानसिक रूप से अड़चने दे रहे थे, वह बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। तो यह चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यह जो अवधि है 139 दिनों की, इसमें बहुत ज़्यादा आप जो है समझदारी से निर्णय लीजिएगा। अब इसके पश्चात मंगल पे आ जाइए। मंगल लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और स्वग्रही होकर, स्वराशि होकर बैठे हुए हैं मेष राशि में। जब तक ये यहाँ पर बैठे हुए हैं तब तक ऐसा समझिएगा कि अगर आपकी निजी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपको 2 या 2 से अधिक मार्गों से पैसा आता रहेगा। लेकिन वो जो पैसा जो आएगा, वह पैसा इस हिसाब से आएगा कि आप बहुत ज़्यादा एकांत में रहना शुरू कर दोगे, और ऐसी स्थिति बनती जाएगी कि मैं जो है एक अहंकार के रूप में, मंत्र के रूप में आपके मन में जो है बस जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 12 जुलाई के बाद जो है मंगल जो है वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, गुरु के साथ आ जाएंगे, और तब जाके एक प्रकार से समझिएगा कि पावर के साथ माइंड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। एक एक्सपीरियंस जो है वह आपके जीवन में आने लग जाएगा। कोई ना कोई संगत में ऐसा आपको मार्गदर्शक जरूर प्राप्त होगा जो आपको बहुत ज़्यादा यह समझाएगा कि हमारे को सही दिशा में प्रयत्न किस प्रकार से करना चाहिए, हमारी एनर्जी जो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और प्यार से ही सारे काम होते हैं। तो वह अपना अनुभव जब आपके साथ शेयर करेगा तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक आपके अंदर बदलाव आने लग जाएंगे। लेकिन फिर भी मंगल जब भी 12th हाउस से रिलेटेड रहते हैं तो ऐसा जो जातक है उसके ऊपर किसी प्रकार से काबू नहीं पाया जा सकता है। अब ये स्थिति तो आपकी निजी कुंडली में ज़्यादा बेहतर से देख पाएंगे कि वहाँ पर जो बृहस्पति देव बैठे हुए हैं उनकी स्थिति क्या है, महादशा क्या है, और कौन से नक्षत्र का आपका जन्म है। तो कुल मिला के ये समझिएगा कि एक प्रकार से यह पूरा जो महीना है वह आपको सिखाएगा, जैसे मैंने पहले प्रार्थना करी कि सिखाएगा कि जो वाणी से, मीठी वाणी से जो कार्य करे जा सकते हैं, उससे बड़ा जो गुण, उससे बड़ी सिद्धि कोई भी नहीं है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे तो यह समझिएगा कि 7 जुलाई से शुक्र जो हैं वह भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले सूर्य भी बैठे हुए हैं आपके लगन में, शुक्र भी बैठे हुए हैं। जब तक ये दोनों ग्रह बैठे रहेंगे तब तक डिस्टर्बेंस बनी रहेगी। आपका जो 10th सेक्शन है, यानी कि वह साधन जो आपका कर्म क्षेत्र कहलाता है, वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ बनी रहेगी। यह गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगी क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स एक साथ बैठे हुए हैं। ये दोनों प्लैनेट जब एक साथ बैठे हुए हैं तो एक प्रकार से दोनों की आपसी लड़ाई के कारण, जो कि तत्व के ऊपर आधारित होगी, उसके कारण से जो राहु है वह चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीधा इम्पैक्ट जो है 10th सेक्शन पे पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 7 जुलाई आ जाएगी, 7 जुलाई से शुक्र जो है आगे मूव कर जाएंगे और बुध के साथ जाके बैठ जाएंगे 19 जुलाई तक। अब यहाँ पर सूर्य जो है बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, और सूर्य जब अकेले हो जाएंगे तो सीधा इम्पैक्ट जो है आपका जो बिज़नेस जो मॉडल है, बिज़नेस सेंस है, या जो मंथली आपकी इनकम है, और पारिवारिक जो माहौल बना हुआ उस पर पड़ने लग जाएगा। तो एक प्रकार से जो स्थिति पहले से बनी हुई है उसके अपोजिट स्थिति हो जाएगी। अगर बहुत अच्छी बनी हुई है तो थोड़ा सा प्रभावित हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो बहुत ज़्यादा सुधार उसमें देखने को मिलेंगे। अब आपके धन स्थान पे आ जाइए जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बुध पहले से बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रयास रहेगा बुध का कि इस भाव में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी उत्पन्न नहीं हो पाए, क्योंकि बुध जो है एक बहुत अच्छे एनर्जी एब्जॉर्बर की तरह कार्य करते हैं, और कुछ भी यहाँ पर
नकारात्मक प्रभाव पैदा होने लगेंगे तो बुध उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। उसके पश्चात से यह समझिए कि 16 जुलाई से सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे कर्क राशि में और 31 जुलाई तक यहाँ पर बने रहेंगे। तो एक प्रकार से ये 3 प्लैनेट्स यहाँ पर बैठ जाएंगे। और अब ये प्रश्न उठता है कि जब दोबारा सूर्य और शुक्र इकट्ठे हो जाएंगे तो जो 10th सेक्शन का जो फल है, जो कर्म क्षेत्र का फल है, क्या वह भी प्रभावित हो जाएगा? नहीं, वह प्रभावित नहीं होगा। इसको समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कर्क राशि है, वहाँ पर मिथुन राशि थी, वह द्वि स्वभाव थी और बुध जो है बहुत सारी अपनी ऊर्जा यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे, क्योंकि बुध भी आगे मूव करेंगे सिंह राशि में। तो जब तक छोड़ के जाएंगे और तब तक शनि जो है वक्री हुए भी काफ़ी समय हो जाएगा और एक प्रकार से अब राहु गाइडेंस प्राप्त करेंगे वक्री शनि से और स्वयं से जो आपका कर्म क्षेत्र है उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये तब तक है जब तक लगन भाव में सूर्य शुक्र बने हुए थे, तब तक इम्पैक्ट पड़ रहा था 10th सेक्शन पे और राहु देव के ऊपर। अब जैसी 19 जुलाई आ जाएगी, 19 जुलाई से जो बुध भी आगे मूव कर जाएंगे, सिंह राशि में चले जाएंगे और पूर्ण महीना वहीं पे रहेंगे। अब जैसे ही बुध तीसरे सेक्शन में आ जाएंगे जो कि सिंह राशि है, यहाँ पर एक प्रकार से ये कहना बिल्कुल सत्यता होगी कि मिथुन राशि का जो जातक है, चंद्र राशि का, उसके दिमाग का लोहा पूरी दुनिया मानेगी, क्योंकि जैसे बुध आ जाएंगे तो बुध के बिल्कुल सामने शनिदेव आ जाएंगे। जैसे ही इनका एक प्रकार से आपसी ऊर्जा का टकराव होगा तो आप यह देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले आप सीख चुके हो कि वाणी के आधार पर सिद्ध करी जा सकती हैं, उसके पश्चात ये सीखोगे कि बहुत सारी चीज़ों में आपको हिलने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल आपको अपना मस्तिष्क का प्रयोग करना है, कुछ बोलना भी नहीं है और जितना हो सके उतना मीठी वाणी का प्रयोग करना है। तो एक अलग से नियम अब आप यह सीख जाओगे और जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद आने लग जाएगा, क्योंकि जैसे बुध यहाँ पर आ जाएंगे तो पूर्ण रूप से जो आपकी जो मेहनत होगी वह दिमागी मेहनत कहलाई जाएगी और शनिदेव यहाँ पर पूर्ण आपको सहयोग करेंगे। और जब भी बुध जो है सिंह राशि में और ख़ासतौर से 3rd सेक्शन से रिलेटेड हो जाते हैं, तृतीय भाव से रिलेटेड हो जाते हैं, तो कुंडली में बहुत सारे जो प्रभाव हैं वह बुद्धिमत्ता के आधार पर जो है नकारात्मक जो प्रभाव है वह जो है बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो 4थे सेक्शन के जो केतु देव बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा प्रभाव के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यह स्थान आपका सुख का है और उससे पीछे जो सिंह राशि में बुध बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी जो मेहनती है वो दिमागी तौर पे आधारित रहेगी। लेकिन जब भी सुख के आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा, प्रसन्नता के आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा या भौतिक सुख के ऊपर आपको कोई निर्णय लेना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर केतुदेव अपना जो है डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करेंगे। तो प्रार्थना रहेगी कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, कच्चा मीठा दूध शिवलिंग पे चढ़ाइएगा और जहाँ जलहरी है, जहाँ से जो है दूध आगे नीचे गिरता है, वहाँ पर कोई बर्तन लगा लीजिएगा और लगभग इसको 11 दिन करिएगा। किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, केवल जुलाई महीने के लिए। और जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको वो दूध पिला दीजिएगा। तो एक प्रकार से कम ये पूरे साल तक आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यानी कि यह समझिएगा कि 2 प्रकार की ऊर्जा खड़ी हुई हैं। एक जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है कि आप अपना दिमाग लगाइए इसमें, और एक ऊर्जा बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रही है कि नहीं, ये दिमाग का विषय नहीं है, आपको तो यहाँ भावना का यूज़ करना चाहिए, भावनात्मक आधार पर निर्णय लेने चाहिए। और आप जो है अगर प्रभावित हो जाओगे तो कार्य लगभग रुक जाएगा, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो इसलिए प्रार्थना करी गई, छोटा सा आप उपाय कर लीजिएगा। और इस पूरे महीने आपके पास जो ताकत रहेगी वह बुध की ताकत रहेगी, यानी वाणी की ताकत रहेगी, मस्तिष्क की ताकत रहेगी। और क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं और कुंडली में भी बड़े उत्तम, निजी कुंडली में आपके उत्तम प्रभाव बने हुए हैं, उत्तम महादशा चल रही है, प्रतंत्र में अच्छे ग्रह की दिशा चल रही है और संकल्प शक्ति भी आपकी उत्तम है, यानी करना भी आप जो है सही चलना चाहते हो और उत्तम निर्णय के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो ये पूरा महीना आपको बनाना शुरू कर देगा और कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो प्रार्थना रहेगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी वाणी के लिए प्रार्थना करी गई है
क्योंकि बुध ऐसे हैं, क्योंकि वाणी के द्वारा जो निकले हुए शब्द हैं वह जो आघात पहुंचा सकते हैं, तो वो इतना ज़्यादा आघात पहुंचा देते हैं कि कई सालों तक जो है उनका जो आघात है उसको शून्य नहीं करा जा सकता है। और वाणी को अगर इसके उलट कर दिया जाए कि इतनी मीठी वाणी है कि कोई भी आपसे फिर दूर नहीं हो सकता है, वह विवश होकर आपके पास आएगा। तो अपनी इस ताकत को पहचानिएगा। और ये जो केतु और राहु की जो डिस्टर्बेंस बनी हुई है आपके 4th सेक्शन पे और 10th सेक्शन पे, जितना ज़्यादा इसको इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर करिएगा। अगर आप इस पे रिएक्ट ही नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो ये था आपका मासिक जुलाई महीने का राशिफल मिथुन राशि के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं